हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जर्नल प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, और उसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन को देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। ये जो अकाउंटिंग के जर्नल प्रिंसिपल्स हैं इनको बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी कहा जाता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, इनको हम देखते हैं। आगे जाके आप सीखेंगे कि इनको अकाउंटिंग ट्रेडिशंस भी कहा जाता है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी कहा जाता है। खैर वो बात की बातें हैं। मेन चीज़ें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या जर्नल प्रिंसिपल्स, इनको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी कहा जाता है। अच्छा, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट क्या हैं? देखें, अगर मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो जब भी आपने कोई गाड़ी ड्राइव करनी है और आपने मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए कुछ चीज़ों का आपने ख्याल करना है। जैसे ही आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपने सीट बेल्ट ऑब्ज़र्व कर लेनी है। उसके बाद आपने ब्रेक्स चेक करनी है। जैसे ही आप चल पड़ेंगे तो आपने ओवरटेकिंग ध्यान से करनी है। आपने बैक मिरर, फ्रंट मिरर दोनों लेफ़्ट साइड राइट साइड यूज़ करना है। आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। आपने रेड सिग्नल पे रुकना है और ग्रीन सिग्नल के ऊपर चल पड़ना है। तभी आप मंजिल पे अच्छे तरीके से टाइम पे पहुंच पाएंगे। ऐसे ही है ना, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा और इन चीज़ों का ख्याल आप सबकॉन्शियस में रख रहे होंगे, तभी आपकी गाड़ी स्मूथली चलती रहेगी। इसी तरह जो अकाउंटिंग की गाड़ी है, अगर इसको आपने मंजिल तक पहुंचाना है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने अकाउंटिंग अच्छे तरीके से करनी है तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल ज़हन में रखना है, और उन चीज़ों का ख्याल ज़हन में रखने को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो आप कहते हैं। मेक सेंस? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप अप्लाई करेंगे वाइल डूइंग योर अकाउंटिंग। इसमें जो सबसे पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसको आप कहते हैं सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, और इसको आप बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमने देखना है ये जो सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, ये हमें क्या कहता है। थोड़ा सा हम इसको डिफ़ाइन करते हैं आसान लफ्ज़ों में, फिर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जब भी आपने अकाउंटिंग करनी है तो आपने अपने सबकॉन्शियस में ये कॉन्सेप्ट सेव करना है। वो क्या है? वो ये है, बिजनेस एंड ओनर are two different parties। ठीक है कि ओनर और बिजनेस एक दूसरे से जुदा है। मेक सेंस? बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट पार्टीज। अच्छा, वी हैव टू डू, हमने क्या करना है? वी हैव टू डू अकाउंटिंग फॉर बिजनेस नॉट फॉर ओनर। ठीक है, हमने जब अकाउंटिंग करनी है, हमने अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करनी है, ओनर के लिए नहीं करनी। इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब मैं डेटर क्रेडिटर की डेफिनेशन आपको सिखा रहा था, कि जब भी आपने अकाउंटिंग करनी है आपने ख़ुद को क्या बना लेना है? आपने ख़ुद को बिज़नेस बना लेना है। तो अगर आपसे पूछे कि ये कौन कह रहा है कि आपने ख़ुद को बिज़नेस बनाना है, तो आप कहेंगे जनाब ये सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग आपने करनी है तो आपने ख़ुद को बिज़नेस बना लेना है। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना ही ऑनर के या किसी और स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इसकी जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो आप अगर सीखेंगे तो वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स
इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। देखें, जब ओनर बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट करेगा, हम कहेंगे कि कैपिटल इंक्रीज़ हो गया। कैपिटल इज़ द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स ओनर, ऐसा ही है ना। जब ओनर 10,000 लेके चला जाएगा तो हम कहेंगे ओनर के कैपिटल में कमी हुई है, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस करते हैं ना। तो अब हमारी लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर कितनी रह गई है? अब हमारी लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर 90,000 रह गई है। इसका मतलब क्या है कि हमने ओनर को बिजनेस से जुदा समझा, तो कहा है ना कि लाइबिलिटी कम हो गई हमारी टूवर्ड्स ओनर। मेक सेंस? आगे चलते हैं। दूसरा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने जहन में रखना है, बेताशा प्रिंसिपल है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे हम सीखेंगे। दूसरा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने जहन में रखना है वो है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, या इसको आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल या फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये क्या है? ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बेसिकली एक अजम्पशन है। वो क्या है? इट इज़ एज्यूम दैट जब भी आपने अकाउंटिंग करनी है तो आपने एज्यूम करना है, इट इज़ एज्यूम दैट बिजनेस will continue to operate in future। ठीक है, आपने ज़हन में ये रखना है कि बिजनेस फ्यूचर में भी चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों करना है मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। देखें, अगर आपका कोई फ्रेंड गाड़ी लेके आ जाए और कहे कि यार गाड़ी में बैठो, और फिर गाड़ी में बैठने के बाद कहेगा कि यार अपना कलमा वगैरह पढ़ लो, कोई पता नहीं है कि हम मंजिल तक पहुँचें या ना पहुँचें, तो आप उसे कहेंगे जनाब मुझे गाड़ी से उतार दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो ज़हन ही नहीं है कि तुम हमें ठीक तरीके से पहुँचाओगे, तुम बातें ऐसी कर रहे हो ख़तरनाक। ऐसे ही है ना। तो गाड़ी में आप इस नीयत से ही बैठेंगे ना कि यार ये आपको मंजिल तक पहुँचाएगा, और वो भी ऐसी बात नहीं करेगा कि जिससे ये ख़दशा हो खुदा न खास्ता रास्ते में कोई मिसहैप हो जाए। तो हमारे बिज़नेस के साथ जुड़े हुए बेताशा स्टेक होल्डर्स होते हैं। सप्लायर भी है, कस्टमर भी है, गवर्नमेंट भी है, इसके अलावा टैक्सेशन अथॉरिटीज़ भी हैं, लेंडर्स भी हैं, बैंक्स जो आपको कर्जा देते हैं, ओनर भी है। अगर बिज़नेस ये कहता है कि यार मैं 3 दिन बाद या 3 महीने बाद बिज़नेस वाइंड अप करूँगा, तो आपको कोई उधार पे चीज़ें देगा, आप कस्टमर को उधार पे चीज़ें बेचेंगे, बैंक आपको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो गोइंग कंसर्न एक अजम्पशन है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपने सबकॉन्शियस में रखना है वाइल डूइंग अकाउंटिंग, वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, कि आपका बिजनेस चलता रहेगा। मैं अगर आपके उसकी एक और एग्जांपल दूँ, देखिए एसेट्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा एसेट वो रिसोर्स है जिससे फ्यूचर में हमने बेनिफिट लेना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में मैंने बिजनेस करना ही नहीं है, 2 महीने बाद ख़त्म कर देना है, तो एसेट्स की डेफिनेशन तो ख़त्म हो जाती है ना, आप कोई एसेट खरीदेंगे। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आपने बिजनेस करना है, आपने अपने ज़हन में बना लेना है कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फ्यूचर। मेक सेंस? इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है डुअलिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? डुअलिटी कॉन्सेप्ट। डुअलिटी कॉन्सेप्ट को हम डिफाइन करते हैं कि डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या है। डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ two equal effects on business। ठीक है, डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है? डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 इक्वल इफ़ेक्ट्स होंगे बिजनेस के ऊपर। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो डुअलिटी कॉन्सेप्ट है ये अकाउंटिंग की सोल है। इट इज़ एन एसेंस ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की सोल है।
यानी अकाउंटिंग बेसिकली डेवलप ही डुअलिटी कॉन्सेप्ट से हुई है। अगर डुअलिटी कॉन्सेप्ट निकाल दें अकाउंटिंग से तो अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो अकाउंटिंग अंडरस्टैंड करने के लिए डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया। जैसे आपके जिस्म से रूह निकाल दी जाए तो आपका जिस्म ढांचा है, इसी तरह परफ्यूम से अगर उसकी खुशबू फ्रेगरेंस सेंट निकाल दिया जाए तो वो एक लिक्विड है। इसी तरह अकाउंटिंग से अगर डुअलिटी कॉन्सेप्ट खींच लिया जाए तो पीछे नंबर्स हैं जो आपको कुछ खबर नहीं देंगे, ना आपको आगे का बताएंगे, ना आपको पीछे का बताएंगे, ना आपको प्रेजेंट सिचुएशन का बताएंगे। तो अकाउंटिंग की बुनियाद क्या है? डुअलिटी कॉन्सेप्ट है। इसको हम बाद में डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के ज़रिए भी पढ़ेंगे, इसी की एक्सटेंशन डबल एंट्री में है, लेकिन हम बाद में उसको पढ़ेंगे। डुअलिटी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग की रूह है। जिस तरह गाड़ी में इंजन उसकी रूह है, इसी तरह अकाउंटिंग में डुअलिटी कॉन्सेप्ट उसकी रूह है कि हर बिज़नेस ट्रांजैक्शन के जो भी बिज़नेस करेगा उसके दो इक्वल इफ़ेक्ट्स हैं जो बिज़नेस के ऊपर होंगे और हमें उन दोनों इक्वल इफ़ेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। मेक सेंस? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ, दो कॉन्सेप्ट्स हमने और पढ़ने हैं फ़िलहाल, बाकी बेताशा कॉन्सेप्ट है जिनको हम फ्यूचर में देखेंगे अगर आपके इस पेपर में नीड हुई। तो हम क्या करते हैं, हम जगह छोड़ देते हैं और उन दो कॉन्सेप्ट्स को हम बाद में पढ़ रहे होंगे, अभी उनकी फ़िलहाल नीड नहीं है। तो हम चलते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कह रही है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है अभी देख लेते हैं। मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी है। Here we go। चलें जी, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन भी बोल सकते हैं। मैथमेटिक्स में जो आपने पढ़ा हुआ है, मैं इसको इक्वेशन बोलूँगा। अकाउंटिंग इक्वेशन, देखें अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, याद रखिएगा ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जिस तरह दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं वाटर का फार्मूला H2O है ना, इसी तरह अकाउंटिंग की इक्वेशन भी वही रहेगी दुनिया के किसी कोने में भी। एसेट्स हमेशा इक्वल होंगे लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के, ठीक है। एसेट्स हमेशा किसकी इक्वल होंगे? लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है अकाउंटिंग के मामले में। अकाउंटिंग इक्वेशन हर जगह यही होगी और यही रहेगी, ठीक है। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूं तो बिज़नेस का जो भी एसेट क्रिएट होगा वो फंडेड बाय लाइबिलिटी या कैपिटल होगा, या दोनों से होगा। मैं आगे प्रूव करूंगा इस चीज़ को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। बिज़नेस का जो भी एसेट क्रिएट होगा वो लाइबिलिटी एंड कैपिटल से क्रिएट होगा, और उस एसेट के ऊपर किसका राइट होगा? लाइबिलिटी एंड कैपिटल का राइट होगा। समझ रहे हैं बात? इसको मैं डिटेल में आगे जाके समझाऊंगा आपको। चलें, एसेट्स हमेशा इक्वल हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो मैं क्या करूंगा, एसेट्स इक्वल हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। अब ओनर कैपिटल क्यों इन्वेस्ट करता है? प्रॉफिट के लिए ना। अगर प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। और ओनर जो ज़ाती यूज़ के लिए ले गया है बिजनेस से, ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स आर द रिडक्शन इन कैपिटल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ड्राइंग्स ओनर के कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा हेर फेर करूं, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन की एक्सटेंडेड फॉर्म मैंने लिखी है, अगर जो लेफ़्ट साइड पे एसेट्स हैं, राइट साइड पे लाइबिलिटीज़ हैं और कैपिटल है, अगर लाइबिलिटीज़ को मैं एसेट्स में से माइनस कर दूं
तो पीछे क्या बचेगा, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दूँ तो पीछे कैपिटल ही बचेगा ना, और कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ये जो एसेट में से मैंने माइनस किया ना लाइबिलिटीज़, इसको हम कहते हैं नेट एसेट्स। इसको क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स। जब आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो इसको नेट एसेट्स बोलेंगे। तो नेट एसेट्स किसके इक्वल आए, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं किसी हद तक, जो बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कि ये जो नेट एसेट्स हैं ये दूसरा नाम है किसका, कैपिटल का। ऐसे ही है ना, अगर मैं कहूँ बिजनेस के नेट एसेट्स कितने हैं, तो इसका मतलब है कि ये वो एसेट्स हैं जिसके ऊपर ओनर का राइट है। एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ तो हमने माइनस कर दी है ना, तो नेट एसेट्स वो हैं जिसके ऊपर ओनर का राइट है। अब ओनर का राइट कैपिटल कहलाता है, इसका मतलब है कैपिटल दूसरा नाम है नेट एसेट्स का, या नेट एसेट दूसरा नाम है कैपिटल का। मेक सेंस? चलो आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे तो परेशान नहीं होना। एक फार्मूला मैंने और लिखवाना है आपको यहाँ पर, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ फार्मूला लिखेंगे, बाद में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इस फार्मूले का मतलब क्या है और ये क्यों यूज़ होता है। एक फार्मूला हम लिख लेते हैं, वो ये है, ओनर का क्लोजिंग कैपिटल हम साल के आखिर में फाइंड आउट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल, उसका फार्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओनर प्लस फर्दर कैपिटल ऑफ ओनर, जिसको न्यू कैपिटल भी बोलते हैं, प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर द बिजनेस अर्न्स, वो ओनर के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और जो वो ले गया है अपने ज़ाती यूज़ के लिए वो ड्राइंग्स माइनस हो जाएंगे। इसको आप कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ओनर का साल के आखिर में कैपिटल निकालना हो तो उसका फार्मूला ये बनता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। मेक सेंस? अच्छा, अब ऐसा करते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस लिखते हैं और उसको देखते हैं कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर मैप करने के बाद, डुअलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन सेम रहती है कि नहीं रहती। क्योंकि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग की रूल है जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करने हैं। चलो अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले हम इस तरह करते हैं, एक इलस्ट्रेशन लिख लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री हर ट्रांजैक्शन के इक्वल इफ़ेक्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। तो एक छोटी सी इलस्ट्रेशन लिखते हैं, देन वी आर सपोज टू सॉल्व इट। सो वी हैव दिस इलस्ट्रेशन नंबर 1। आप ये भी कह सकते हैं कि इलस्ट्रेशन जो है वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को बोलते हैं। चलें हमारे पास पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि अली स्टार्टेड बिजनेस एंड इन्वेस्टेड $80,000 कैश। ठीक हो गया, अली ने बिज़नेस स्टार्ट किया और $80,000 कैश बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया। एक ट्रांजैक्शन होगी। नंबर 2, बिज़नेस ने क्या किया आगे से, बिज़नेस परचेज्ड बिल्डिंग वर्थ $30,000 ऑन कैश। ठीक है, बिजनेस ने बिल्डिंग खरीद ली और कितने की खरीदी, $30,000 की, और किसके ऊपर, कैश के ऊपर। नंबर 3, उसके बाद क्या हुआ, नंबर 3 में बिजनेस ने गुड्स परचेज की हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस वर्थ
$5,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, बिजनेस ने चीज़ें खरीदी हैं बेचने के लिए, ज़ाहिर है गुड्स इसीलिए आप खरीदते हैं ना, बेचने के लिए, आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है। कितने की? $5,000 के, किसके ऊपर? क्रेडिट के ऊपर। नंबर 4, कैश $3,000 टेकन बाय अली फॉर हिज पर्सनल यूज़। ठीक है, अली बिजनेस से $3,000 ले गया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। नंबर 5, गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश फॉर $8,000। ठीक है, हमने चीज़ें बेच दी हैं जो ख़रीदी थी। एज्यूम करते हैं सारा माल बिक गया। कितने की बेची हैं जी? $8,000 की, और बेची भी किसके ऊपर है? कैश के ऊपर है। आगे वो क्या कहता है, क्या करें जी? रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट में हमें क्या कह रहा है? शो द इफेक्ट ऑफ above transactions on accounting equation as per duality concept। ठीक है, कहता है कि आप क्या करें, आप इन अबव ट्रांजैक्शन का जो 1 2 3 4 5 मैंने लिखवाई हैं, कहते हैं कि इनका इफ़ेक्ट जो है वो शो करें किसके ऊपर? अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। और कॉन्सेप्ट कौन सा ज़हन में रखना है? डुअलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी तो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई है ना, कि आपने जब अकाउंटिंग करनी है ख़ुद को बिज़नेस बना लेना है, बिज़नेस कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फ्यूचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें पता है एसेट्स हमेशा इक्वल होंगे लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ज़ाहिर है कैपिटल में आप प्रॉफिट ऐड करेंगे, माइनस करेंगे क्या? ड्राइंग्स। मेक सेंस? चलें, पहली ट्रांजैक्शन में अली ने बिज़नेस स्टार्ट किया और $80,000 कैश इन्वेस्ट कर दिया। आपको पता है कैश एसेट है ना, और एसेट 80,000 का बिज़नेस में आ रहा है, तो एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप ऐड करें 80,000 कैश। एक इफ़ेक्ट ये हो गया। दूसरा इफ़ेक्ट ये है कि ये कैश कौन लेके आ रहा है? ओनर लेके आ रहा है। ओनर जो भी इन्वेस्टमेंट करे उसको कैपिटल बोलते हैं, तो आप लिख लेंगे कि कैपिटल ओनर का 80,000 बिज़नेस में बढ़ गया है। लाइबिलिटीज़ ज़ीरो हैं अभी पहली ट्रांजैक्शन के बाद, तो हम ऐसा करते हैं हर ट्रांजैक्शन के बाद हम बैलेंस करते हैं, और बैलेंस किया तो एसेट साइड पे कितना आ रहा था? 80,000, और लाइबिलिटी साइड पे कितना आ रहा है जी? 80,000। मेक सेंस? पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है, यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज़ ट्रांजैक्शन नंबर 1। चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 के ऊपर। कहता है बिज़नेस ने बिल्डिंग ख़रीदी है 30,000 की कैश के ऊपर। बिल्डिंग एसेट है ना, एसेट 30,000 का बिज़नेस में आ रहा है। मैं इसके साथ छोटा सा बी लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये बिल्डिंग है। 30,000 मालियत का एसेट इंक्रीज़ हुआ है ना, बिल्डिंग आपका नॉन करंट एसेट है, तो बिज़नेस के अंदर नॉन करंट एसेट आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। और किसके ऊपर ख़रीद रहे हैं आप बिल्डिंग बेसिकली कैश के ऊपर ख़रीद रहे हैं, ऐसे ही है। तो कैश आपका 30,000 मालियत का जा रहा है, इसका मतलब है ये जो 80,000 मालियत का कैश आया पड़ा है, इसमें से 30,000 मालियत का कैश पे कर रहे हैं, तो 30,000 आप माइनस कर दें, आपका एसेट 30,000 से कम हो गया कैश, और बिल्डिंग एसेट आपका इंक्रीज़ हो गया 30,000 से। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरी पॉकेट में 30,000 पड़ा हुआ है, इसका मतलब मेरा एसेट कितना है, मेरी पॉकेट में 30,000। मैंने आपको 30,000 दिया
तो मेरी पॉकेट एम्प्टी होगी ना, पैसे चले गए। बदले में मैंने आपसे 30,000 का मोबाइल ले लिया, तो मेरी पॉकेट में 30,000 का एसेट आ गया ना। एक एसेट कैश चला गया, दूसरा एसेट आ गया। यहाँ यही हुआ है ना, बिल्डिंग के नाम से एसेट आ गया और कैश के नाम से एसेट चला गया। तो इफ़ेक्ट क्या हुआ? ज़ीरो हुआ ना, एसेट तो आ गया किसी और फॉर्म में। अब लाइबिलिटी साइड पे कुछ नहीं हुआ, तो टोटल करते हैं। एसेट साइड पे कितना है? 80,000, क्योंकि 80 में 30,000 की बिल्डिंग ऐड हुई, 30,000 का कैश चला गया, तो 80 तो 80 रहा। लाइबिलिटी साइड पे कुछ नहीं हुआ, ये भी 80 का 80। मेक सेंस? तीसरी ट्रांजैक्शन में कहता है गुड्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस परचेज ऑन क्रेडिट वर्थ 5,000। जब चीज़ें ख़रीदते हैं हम, परचेजेस, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने याद रखना है परचेजेस को हम एसेट ही कहेंगे। क्या कहेंगे? एसेट। हमारे गोदाम में 5,000 मालियत की चीज़ें आ गई हैं, एसेट बढ़ गए 5,000 से, तो मैं ऐड करता हूँ 5,000 मालियत से एसेट बढ़ गया, पी लिख देता हूँ परचेजेस के नाम से। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन 2 थी और ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 होगी। 5,000 मालियत से एसेट बढ़ गया है ना। और क्या कैश पे ख़रीदी हैं चीज़ें? नहीं, उधार पे ख़रीदी हैं। जब आप उधार पे चीज़ें ख़रीदेंगे तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होंगे। क्रेडिटर्स पेबल्स कहलाते हैं, जिनको आपने पेमेंट करनी है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो 5,000 से आप अपनी लाइबिलिटी भी बढ़ाएंगे। किस नाम से? पेबल्स के नाम से। मैं लिख देता हूँ पूरा। ये परचेजेस हैं, वो बिल्डिंग थी, ये कैश है। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक तरफ आपका एसेट गुड्स के नाम से, परचेजेस के नाम से बढ़ गया, दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। जब हमने 80,000 में 5,000 ऐड किया तो एसेट्स कितने हो गए? 85,000 के। लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल में 80 पड़ा हुआ था, 5 और ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया? 85,000। मेक सेंस? चौथे के ऊपर चलते हैं। 3,000 मालियत का कैश टेकन बाय ओनर फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, 3,000 का कैश अली ले के अपने ज़ाती यूज़ के लिए। जो कैश 80,000 का था, 30,000 की बिल्डिंग ख़रीद लिए, बाकी 50 पड़ा हुआ ना, उसमें से 3,000 लेके चला गया। कौन? ओनर। तो 3,000 से कैश कम हुआ। ओनर जब लेके चला जाए उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो कैपिटल ओनर का 3,000 कम हो गया। वो जो 80,000 का कैपिटल था उसमें से 3,000 माइनस कर दिया। अब अगर आप देखें, हर ट्रांजैक्शन के 2 इक्वल इफ़ेक्ट्स हैं और उन दोनों इक्वल इफ़ेक्ट्स होने के बाद अकाउंटिंग कोएफिशिएंट सेम आएगी। 82,000 एसेट्स बच गए, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल भी 82,000 बच गया। मेक सेंस? 5वां कहते हैं वो जो चीज़ें आपने ख़रीदी थी वो सारी की सारी बेच दी हैं ऑन कैश फॉर 8,000। 5,000 की चीज़ें आपने ख़रीदी थी ना, ये देखें, ये 5,000 की परचेजेज़ हैं। एक तो हमारे पास से 5,000 मालियत की चीज़ें चली गई, तो मैं 5,000 की परचेजेज़ माइनस कर देता हूँ। आपके गोदाम में जो 5,000 मालियत का माल पड़ा था ना, एसेट, एक तो वो उठा के आपने कस्टमर को दिया, तो वो मालियत का एसेट आपके गोदाम से चला गया, तो उसको माइनस करेंगे ना कि 5,000 मालियत की चीज़ें चली गई, तो एसेट 5,000 का कम हो गया। अब बेची कितने की हैं? 8,000 की कैश पे ख़रीदी हैं, तो कैश कितना आया आपके दराज में? 8,000। तो प्लस करेंगे आप 8,000 कैश। 5,000 की चीज़ें 8,000 में बेची हैं। अगर हम इसको टोटल करें तो 82,000 में अगर आप टोटल कर लें 5,000, 82,000 के एसेट थे, 5,000 माइनस हुआ तो 77,000 और 8,000 इसमें ऐड हुआ तो 85,000। ठीक है, अब आपके एसेट कितने के हो गए? 85,000 के, लेकिन उस साइड पे तो 82,000 है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अब ज़रा गौर से सुने, 5,000 की चीज़ें 8,000 में बेची हैं तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ है ना। और प्रॉफिट कहाँ जाता है? प्रॉफिट ये कैपिटल में ऐड हो जाता है। 3,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करेंगे, ये 3,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हुआ, तो अब कितना हो गया? 85,000। अब आप देखें, हर बिज़नेस ट्रांजैक्शन के 2 इक्वल इफ़ेक्ट्स हैं। बिज़नेस के ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सेम रहेगी, जो भी इफ़ेक्ट होगा। मेक सेंस? थैंक यू।